विद्यार्थियों, आज हम बीए भाग प्रथम का दूसरा प्रश्न पत्र प्रमुख प्रतिनिधि भारतीय विचारक में कौटिल्य के बारे में पढ़ेंगे। कौटिल्य जो शासन कला तथा कूटनीति का महान प्रतिपादक माना जाता है और जिन्होंने ये कहा कि राजा के लिए प्रजा के सुख से भिन्न अपना कोई सुख नहीं है, प्रजा के सुख में ही उसका सुख निहित है। तो ऐसे महान विचारक कौटिल्य भारत के एक प्रसिद्ध विचारक रहे जो विश्व गुरु भी कहे जाते हैं और ये भारत का गौरव है जिसे या जिस देश को ऐसे महान विचारक मिले। सूर्य सदैव पूर्व में उदय होता है और ज्ञान का सूर्य भी पूर्व से ही उदय हुआ था। अर्नेस्ट बार्कर का यह आरोप सही नहीं है कि भारत का प्राचीन काल राजनीतिक चिंतन की दृष्टि से मरुभूमि है और प्राचीन भारत ने विश्व को केवल अध्यात्म दर्शन दिया। 20वीं शताब्दी के प्रारंभ की बात हम करें तो कौटिल्य के अर्थशास्त्र की खोज ने इस मत का पूर्णतः खंडन कर दिया और इसने यह सिद्ध कर दिया कि प्राचीन भारत केवल अध्यात्म में नहीं अपितु समाज दर्शन में भी किसी प्रकार से पीछे नहीं रहा। प्राचीन भारत के राजशास्त्रियों में कौटिल्य का स्थान बहुत ऊंचा है और उसे कूटनीति तथा शासन कला का सबसे महान प्रतिपादक कहा जाता है। और वस्तुतः कौटिल्य का अर्थशास्त्र भारतीय रचनाओं में राजशास्त्र का सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ है। इस ग्रंथ के इतने अधिक महत्व के पीछे बहुत सारे कारण हैं, जिनमें मुख्य कारण हम देख सकते हैं कि जैसे कौटिल्य एक यथार्थवादी विचारक और व्यावहारिक राजनीतिज्ञ था तथा उसने ऐसी समस्याओं के विषय में लिखा जिनका व्यक्तियों, विशेष रूप से सार्वजनिक क्षेत्र में कार्य करने वाले व्यक्तियों को अपने व्यावहारिक जीवन में वस्तुतः सामना करना पड़ता। प्राचीन भारत में सामान्यतः यह परंपरा रही या प्रचलन में थी कि राजनीति की विवेचना उसे धर्म का एक अंग मानकर की जाती थी, लेकिन कौटिल्य ने इस परंपरा से हटकर राजनीति पर स्वतंत्र रूप से अर्थात उसे धर्म से पृथक कर लिखा और अपने विचार दिए। कौटिल्य का अर्थशास्त्र राजनीति विषयक सभी ग्रंथों और विचारों का संग्रह तथा सार है। कौटिल्य ने न केवल राजनीतिक विचारों का प्रतिपादन किया वरन अपने व्यावहारिक कार्यों के आधार पर अपने देश को एक सुदृढ़ व केंद्रीकृत शासन प्रदान किया, जैसा कि उसके पूर्व कभी भारतीयों ने नहीं जाना था। कौटिल्य का अर्थशास्त्र राजनीति और शासन कला की एक महान रचना है। डॉक्टर अल्तेकर ने सही कहा कि राजनीति शास्त्र के वाङ्मय में अर्थशास्त्र का वही स्थान है जो व्याकरण शास्त्र के वाङ्मय में पाणिनि अष्टाध्यायी का है। पाणिनि की भांति ही कौटिल्य ने समस्त पूर्ववर्ती विचारकों को पर्दे के पीछे कर दिया। उनके ग्रंथ धीरे धीरे उपेक्षित व लुप्त हो गए। तो इस तरह कौटिल्य ने अर्थशास्त्र के प्रारंभ में ही जिन 4 विधाओं का उल्लेख किया है वो है आन्वीक्षिकी, त्रयी, वार्ता और दंड नीति। तो अर्थशास्त्र इतना महत्वपूर्ण ग्रंथ है जिसके 15 अधिकरण हैं और अर्थशास्त्र में जो कौटिल्य ने सप्तांग सिद्धांत दिया है वो भी बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्धांत है। राज्य की उत्पत्ति के बारे में यदि हम देखें कौटिल्य के विचार तो वो भी राजनीति विज्ञान में बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान लिए हुए हैं। यद्यपि अर्थशास्त्र में राज्य की उत्पत्ति के किसी सिद्धांत की विधिवत विवेचना नहीं की गई है, किंतु यत्र तत्र व्यक्त विचारों के आधार पर कहा जा सकता है कि कौटिल्य राज्य का मूल एक संविदा में देखता है। हॉब्स के समान ही उसका विश्वास था कि आदिम काल में जबकि राज्य नहीं था, मानव जीवन घोर कलह
और संघर्ष से त्रस्त था। सर्वत्र अशांति और अव्यवस्था विद्यमान थी और मत्स्य न्याय का बोलबाला था। शक्तिशाली व्यक्ति निर्बलों पर मनमाने अत्याचार करते थे और नग्न हिंसक वृत्ति का अखंड साम्राज्य था। इस यातना में जीवन से मुक्त होने के लिए मनुष्यों ने विवस्वान के पुत्र मनु को अपना राजा बनाया और उन्होंने उत्पन्न हुए अन्न का 6वां भाग, व्यापार द्वारा प्राप्त धन का 10वां भाग और स्वर्ण का कुछ भाग कर के रूप में अपने राजा के लिए नियत किया। तो इस तरह से कौटिल्य ने राज्य की उत्पत्ति के बारे में अपने विचार दिए और जिसका आधार संविदा सिद्धांत कहा जा सकता है। सप्तांग सिद्धांत की बात करें तो भारतीय राजशास्त्र के अनुसार वैसे भी मनु, भीष्म एवं शुक्र आदि राजशास्त्रियों ने राज्य की कल्पना एक ऐसे जीवित जागृत शरीर के रूप में की जिसके 7 अंग होते हैं। शुक्र नीति में राज्य के इन अंगों की मानव शरीर से तुलना करते हुए भी कहा गया कि इस शरीर रूपी राज्य में राजा सिर के समान है, अमात्य आँख है, सुहृत कान है, कोश मुख है, बल मन, दुर्ग हाथ और राष्ट्र पैर हैं। इन विद्वानों के समान ही कौटिल्य ने भी राज्य को सप्त प्रकृति युक्त माना है। राज्य की ये 7 प्रकृतियां या अंग इस प्रकार हैं, जैसे स्वामी, अमात्य, जनपद, दुर्ग, कोश, दंड और मित्र। तो कौटिल्य ने इन सप्त प्रकृतियों का विशद विवेचन जो किया है उसको हम एक एक करके देखेंगे। सबसे पहले स्वामी अर्थात राजा राज्य का प्रधान अंग होता है और राजा की महत्वपूर्ण स्थिति को दृष्टि में रखते हुए ही उन्होंने उसे स्वामी का नाम दिया। स्वामी से उनका अर्थ आदेश देने वाले या शासन करने वाले से है और उनके विचारानुसार राजा में अनेक गुण होने चाहिए, जैसे विनय, विवेक, शास्त्रों का ज्ञान, उन्हें समयानुकूल व्यवहार करने की योग्यता वाला होना चाहिए राजा को, प्रजा के पोषण और रक्षण की क्षमता उनमें होनी चाहिए, शत्रु और मित्र का ज्ञान भी एक राजा के लिए बहुत जरूरी है और शत्रु की त्रुटियों को समझने की शक्ति और चापलूसी में न फंसने की जागरूकता। वे राजा को राज्य हित में आवश्यकता अनुसार सभी प्रकार का कार्य करने की छूट देते हैं, परंतु उनका विचार है कि राजा का व्यक्तिगत आचरण श्रेष्ठ होना चाहिए और उसे संयमी व चरित्रवान होना चाहिए। दूसरा अंग उन्होंने बताया अमात्य से इनका आशय मंत्रियों और उच्च प्रशासनिक अधिकारियों से है। कौटिल्य ने इन्हें सचिव भी कहा है। कौटिल्य के अनुसार राजा को चाहिए कि वह निष्ठावान तथा योग्य व्यक्तियों को ही अमात्य पद पर नियुक्त करे और अपने सहपाठियों, संबंधियों और सिफारिशी लोगों को अमात्य न बनाए यदि वे इसकी पात्रता न रखते हो। कौटिल्य ने अमात्य या मंत्री को राज्य का अनिवार्य अंग माना और राजा को स्पष्ट निर्देश दिया है कि वह महत्वपूर्ण राजकीय निर्णय अनिवार्य रूप से अमात्यों के परामर्श से ही करे। कौटिल्य ने अमात्यों की निश्चित संख्या का निर्धारण नहीं किया है। उनका विचार है कि राजा राजकीय कार्यों हेतु आवश्यकता के अनुरूप संख्या में अमात्यों की नियुक्ति करे। फिर उन्होंने तीसरा अंग बताया जनपद का अर्थ होता है जनयुक्त भूमि और वर्तमान काल में जिसे हम जनता और भूमि कहते हैं। कौटिल्य ने उन दोनों को एक ही पद में सम्मिलित करते हुए उन्हें जनपद का नाम दिया, अर्थात जनता एवं भूमि के विषय में उनका विचार है कि वह प्रत्येक प्रकार से पूर्ण होनी चाहिए और जनपद की भौगोलिक स्थिति ऐसी होनी चाहिए कि उसकी रक्षा कर पाना संभव हो। उसमें नदी, तालाब, वन, खाने, जलीय व स्थलीय मार्ग, उपजाऊ मिट्टी, हर प्रकार के पशु पक्षी, दुर्ग और पर्वत होने चाहिए। कौटिल्य पड़ोसी राज्यों के विषय में भी विचार व्यक्त करते हुए कहते हैं कि सीमावर्ती राज्य अधिक शक्तिशाली नहीं होने चाहिए। फिर चौथा महत्वपूर्ण अंग बताया दुर्ग का अर्थ होता है किले और ये राज्य का उतना ही महत्वपूर्ण अंग है जितना कि भूमि और जनता अथवा राजा।
दुर्ग राज्य की रक्षात्मक शक्ति और आक्रामक शक्ति दोनों का प्रतीक है। दुर्ग मजबूत और ऐसे होने चाहिए जिनमें सेना के लिए अच्छी मोर्चेबंदी हो और पानी, भोज्य सामग्री तथा बारूद का भी उचित प्रबंध हो। दुर्ग के भी उन्होंने कई प्रकार बताए, जैसे औदक जो चारों ओर से पानी से घिरे हुए हो, पार्वत जो पर्वतों के बीच में हो, धानवन जो निर्जन मरु प्रदेश में बना हो, वन दुर्ग जो वनों के बीच में बना हो। तो ये सारे दुर्ग एक राज्य के लिए बहुत ही आवश्यक है। फिर उन्होंने बताया कोश, कौटिल्य कोश को बहुत महत्व देता है। संभवतया स्वामी के बाद सर्वाधिक महत्व वो कोश को बताता है। कौटिल्य के अनुसार राज्य के पास भरा पूरा कोश और आय के स्थायी स्रोत होने चाहिए। इस संबंध में उसका विचार है कि राजा प्रजा से उपज का छठा भाग ले तथा कोश में बहुमूल्य धातुएं व मुद्राएं पर्याप्त मात्रा में रखे। कौटिल्य के अनुसार कोश धर्मपूर्वक एकत्रित किया गया होना चाहिए और वह मात्रा में इतना अधिक हो कि उससे विपत्ति काल में भी दीर्घ समय तक निर्वाह हो सके। फिर उन्होंने बताया दंड अथवा सेना, राज्य की सुरक्षा के लिए सेना का भी विशेष महत्व है। कौटिल्य ने कहा कि जिस राजा के पास अच्छा सैन्य बल होता है उसके मित्र तो मित्र बने ही रहते हैं, किंतु शत्रु तक भी मित्र बन जाते हैं। तो सैनिक अस्त्र शस्त्र के प्रयोग में भी भली भांति प्रशिक्षित, वीर हों, स्वाभिमानी हों और राष्ट्र प्रेमी भी होने चाहिए। वह क्षत्रिय वर्ग को सेना में नियुक्ति के लिए सर्वाधिक उपयुक्त मानता है, किंतु उसका विचार है कि आवश्यकता पड़ने पर वैश्य और शूद्रों को भी सेना में नियुक्त किया जा सकता है। तो कौटिल्य ने यथासंभव ब्राह्मणों को सेना में भर्ती न करने का परामर्श दिया। उसे आशंका है कि यदि ब्राह्मण सेना में भर्ती हुए तो वे शत्रु द्वारा आदर सत्कार करने पर उसे क्षमा कर सकते हैं। तो कौटिल्य ने शौर्य आदि गुणों की परीक्षा के उपरांत ही सैनिकों की नियुक्ति का परामर्श दिया और उसने सैनिकों को युद्ध कार्य के लिए कठोर प्रशिक्षण दिए जाने तथा सेना को अनुशासित रखे जाने पर बल दिया। कौटिल्य के अनुसार संतुष्ट सेना विजय की कुंजी है, अतः सैनिकों को अच्छा वेतन व अन्य सुविधाएं प्रदान करते हुए संतुष्ट तथा प्रसन्न रखा जाना चाहिए। अंतिम अंग के रूप में उन्होंने बताया मित्र। तो कौटिल्य के अनुसार मित्र भी राज्य का एक आवश्यक अंग है। उसके अनुसार मित्र आनुवंशिक होना चाहिए, न कि कृत्रिम। वह ऐसा हो जो जब भी सहायता की आवश्यकता पड़े सहायता के लिए आए तथा जिससे संबंध विच्छेद की संभावना भी नहीं हो। तो इस तरह राज्य के 7 अंगों की विवेचना करने के साथ ही कौटिल्य उसके सापेक्षिक महत्व पर भी बल देते हैं और इन अंगों के संबंध में मनु, भीष्म और शुक्र जैसे पुराने आचार्यों का मत तो यह था कि स्वामी, अमात्य, जनपद, दुर्ग, कोश, दंड और मित्र ये महत्व की दृष्टि से क्रम अनुसार हैं, अर्थात स्वामी अमात्य की अपेक्षा और अमात्य जनपद की अपेक्षा महत्वपूर्ण है। किंतु आचार्य भारद्वाज ने इस मत का खंडन करते हुए कहा कि स्वामी की अपेक्षा अमात्य अधिक महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि वास्तविक प्रशासन का संचालन तो अमात्य ही करता है। इस संबंध में कौटिल्य आचार्य भारद्वाज की असहमति या भारद्वाज के विचारों से असहमति व्यक्त करते हुए लिखता है कि अमात्य से राजा अधिक महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि राजा अमात्य के व्यसनी होने पर उसके स्थान पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति कर सकता है। यदि स्वामी राजगुण संपन्न हो तो वह अन्य अंगों को गुण संपन्न कर सकता है और इसलिए कौटिल्य ने राजा को बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान दिया। सप्तांग सिद्धांत में राजा को विशेष महत्व दिया और वह राजा को पूरे शासन की आधारशिला भी मानता है। तो कौटिल्य ने सप्तांग सिद्धांत का वर्णन करते हुए राजा को सबसे प्रमुख स्थान दिया है। धन्यवाद।